नमस्कार मित्रों, हर वर्ष हम 14 सितंबर को एक हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये पखवाड़ा पूरा का पूरा चलता है। वस्तुतः 2 सप्ताह तक ये समारोह चलते हैं अलग अलग जगह पे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, अर्ध सरकारी संस्थान हैं, चाहे बैंक हैं, चाहे रेलवे है और चाहे दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, सब जगह पे अर्ध सरकारी संस्थान हों या सरकारी संस्थान ये अनुष्ठान ज़रूर करते हैं। और उसके बाद ये होता है कि उसकी एक रिपोर्ट बना के बाकायदा भेजी जाती है। राजभाषा जो केंद्रीय राजभाषा संस्थान है उसको भेजी जाती है, केंद्रीय सरकार को भेजी जाती है, गृह मंत्रालय के पास जाती है। और अब तो यह है कि पहले तो एक फ़ाइल बन के जाती थी, अब फ़ाइल की ज़रूरत भी नहीं होती, अब सीधी ऑनलाइन रिपोर्ट जो है वो दाग दी जाती है। और उसके बाद सारे दायित्व से सभी लोग अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं कि एक ज़िम्मेदारी थी, एक वो जैसे हर साल हम इन्हीं दिनों में ये भी संयोग है कि श्राद्ध बनाते हैं अपने पितरों का, और श्राद्ध के कर्म के वक्त भी हम लोग एक दिन के लिए अपने पितरों को याद करते हैं। उसके बाद उनकी अनुष्ठान पूजा वगैरह उनकी स्मृति में की, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और मुक्त हो गए। आगे पीछे सारा साल हम अपने पूर्वजों को याद करें ना करें ये बात अलग है। लेकिन हम हिंदी के बारे में जब इतने सतही स्तर पर जब हम बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि हमने एक निर्णय, एक फ़ैसला जो है आज से 7 दशक पहले लिया था। 7 दशक पहले, शायद 1949 में हमने ये निर्णय लिया था और उसके बाद इस निर्णय को लागू करने में और 3-4 साल लग गए। 53 में हमने फिर मामला जो है वो तय कर लिया। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी स्थिति में कोई मूल रूप से बदलाव, ठोस बदलाव नहीं आया। इतना ज़रूर है कि जब हिंदी पर हर बार जोर दिया जाता है तो कुछ संस्थान जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और अब ये प्रयास जो है पिछले कुछ वर्षों से निरंतर चल रहा है कि इसको सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के साथ इसको जोड़ा जाए और जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। और इस दिशा में कुछ काम हुए भी हैं। हर काम पे नकारात्मक रवैया भी ठीक नहीं रहता कि हम नेगेटिव ही रहें सदा, ऐसा नहीं है। प्रयास हुए हैं, गंभीर प्रयास हुए हैं, लेकिन ये प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर हुए हैं। पिछली बार लाल किले से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि देश में जितने भी संस्थान हैं जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कम से कम अपनी भाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस निर्णय और इस संकल्प के बावजूद ये नहीं नज़र आता, दिखाई नहीं देता कहीं भी कि इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास हुए हैं। क्योंकि गंभीर प्रयास तब माने जाएंगे जब हम तैयार होंगे। हमारी तैयारी नहीं है अभी भी। अगर आज हम शिक्षा के क्षेत्र में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहें, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी जो है उसको अनिवार्य रूप से लागू करना चाहें, या जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनमें अनिवार्य रूप से लागू करना चाहें, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तैयारी नहीं है। पुस्तकें तैयार करने के बारे में गंभीर प्रयास नहीं हुए। आज से मित्रों लगभग वही मैं बात कह रहा हूँ कि लगभग 6 दशक पहले केंद्र में एक अनुवाद को लेकर इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, तीव्र रूप देने के लिए एक केंद्रीय आयोग का गठन हुआ था। और केंद्रीय आयोग इसलिए बनाया गया था ताकि ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ तैयार कर सके। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी वही जिनके नाम पर कोठारी कमीशन बना था पहली बार, और अब तक वो कोठारी कमीशन चला आ रहा है। उसकी सिफारिशें जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो एक गंभीर व्यक्ति के नेतृत्व में हमने एक वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, गठन किया। और मित्रों बात यह है कि जब हम करने के धरातल पर आते हैं तब हमारी दृष्टि में कहीं ना कहीं कोई इतने गंभीर दोष रह जाते हैं कि हम बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाते। हम जैसे कोल्हू का बैल होता है, उसके पट्टी बंधी होती है, तो बैल सोचता है कि आज मैंने इतने चक्कर काट लिए, लेकिन जब आँख खुलती है तो वहीं का वहीं खड़ा होता है। स्थिति हमारी वही आ जाती है।
कितने शब्दावली आयोग एक दो शब्दावलियाँ उस आयोग ने नहीं बनाई, बल्कि 20 शब्दावलियाँ बनाई। भूगोल की अलग, अर्थशास्त्र की अलग, भौतिकी की अलग, रसायन शास्त्र की अलग, अलग अलग विज्ञान की शाखाओं की अलग अलग शब्दावलियाँ बनाई गई ताकि इनका प्रयोग हो सके। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर प्रैक्टिकली उनमें से किसी का उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए कि जो नए शब्द गढ़े गए वो 1.5 लाख से 2 लाख शब्द जो नए गढ़े गए, उनमें बहुत सारे शब्द या तो अव्यवहारिक हैं या आगे संप्रेषणीय नहीं हैं, कन्वे नहीं करते बात को, एक बात को दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते, या फिर जो मूल बिंदु है, अगर कोई वृक्ष के बारे में कोई शब्द है तो वो वृक्ष के बारे में जो परिकल्पना हमारे दिमाग में आती है उससे जुड़ा ही नहीं हुआ। शब्द वह है जिस शब्द के माध्यम से जो भी उसका अर्थ है वो शब्द के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगे। लेकिन हम लोग इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर पाए और इसलिए कई बार मजाक का विषय भी बने। हम आरंभ में शुरू में रेल के लिए जब किसी वैज्ञानिक ने, किसी शब्द विज्ञान के प्रणेता ने, किसी ने शब्द दे दिया कि रेल लौह पथ गामिनी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शब्द इतना क्यों दिया गया, ऐसे शब्दों की क्या ज़रूरत है। ऐसे शब्दों के निर्माण से हिंदी को लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। जबकि इस भाषा की बहुत अपनी अपनी खूबसूरतियाँ। इस भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये भाषा जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है। ये नहीं होता कि बीजूटी पुट और बीजूटी बट में फ़र्क आ जाए, ये हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भाषा जिस तरह से लिखी गई है वैसे ही बोली जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी विशेषता ये स्क्रिप्ट की कि इसकी जो देवनागरी लिपि है ये 11वीं शताब्दी से प्रयोग में आ रही है, 11वीं शताब्दी से। और जब इतना बड़ा आपके सामने एक व्यापक इतिहास है, अतीत है, विरासत है, तो उसके बाद भाषा की दृष्टि में, भाषा के बारे में कोई संकट आना नहीं चाहिए। न्यायपालिका में हम लोग अभी तक लागू नहीं कर पाए इसको। न्यायपालिका कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि न्याय की आचार संहिता में अभी तक वो जो शब्दावली है सही मानों में बन नहीं पाई, तैयार नहीं हो पाई। और यही जो प्रक्रिया है ये हर वैज्ञानिक संस्थान के बारे में है। तो जब तक इन चीज़ों के बारे में हम गंभीर नहीं होते, जब तक शब्दों का निर्माण सही ढंग से उनके आशय, उनके अर्थ के अनुरूप नहीं होता, तब तक हम इसको अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, अगर यही गति रही, वर्तमान गति रही, तो पहले 7 दशक बीते हैं, 7 दशक और बीत जाएंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं है कि हिंदी के साथ हमारा एक धार्मिक या एक सांप्रदायिक या एक प्रादेशिक या एक भाषागत लगाव है, इसलिए भी कि यही अपनी भाषा ही एकमात्र माध्यम होती है जिसके द्वारा हम कोई भी शिक्षा, कोई भी तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा आसानी से आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। अगर रशियन भाषा में अगर ये वैज्ञानिक और तकनीकी और मेडिकल शिक्षा दी जा सकती है तो हिंदी में क्यों नहीं दी जा सकती? ये बात समझ में नहीं आती। बहुत सारी दलीलें लोग ले आते हैं, लेकिन वो नहीं समझ आती। दूसरी बात यह कि हिंदी से किसी अन्य भाषा में खतरा है ही नहीं। ये एक पूरा का पूरा एक खतरा होने की बात जो है बड़े गंभीर आशंकाओं का रूप, गंभीर आंदोलनों का रूप ले लेती है। अंग्रेज़ी अपने स्थान पर कायम है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हम उसकी उपेक्षा चाहें भी तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने देश में, अपने लोगों के बीच जब आपने व्यावसायिक शिक्षा हमने देनी है या हमने प्राप्त करनी है या आम आदमी तक पहुंचानी है, तो उसका तरीका अंग्रेज़ी या कोई अन्य विदेशी भाषा नहीं हो सकती, बल्कि उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी भाषा में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करें, ऐसी पुस्तकें तैयार दें, ऐसे कार्यक्रम तैयार करें, कंप्यूटर के कार्यक्रम इस रूप में दें ताकि आम आदमी उससे जुड़ सके। और वो जुड़ेगा तो उसमें नई चेतना आएगी, नई चेतना आएगी तो नई स्फूर्ति आएगी, कर्मठता आएगी, काम बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। लेकिन हम हर चीज़ को बहुत अजीब नज़रिए से देखते हैं। कहीं हमें लगता है कि ये हिंदी के नाम पर एक साम्राज्य थोपा जा रहा है। कहाँ साम्राज्य थोपने वाली बात नहीं है। किसी भी भाषा का कोई साम्राज्य नहीं होता, एक परिवार होता है।
भारोपीय परिवार है जिसकी एक सदस्य हिंदी भी है। और ये बात, अब इस बात से कैसे आप इनकार करेंगे कि विश्व की, दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी भाषा है। अंग्रेज़ी के बाद स्पेनिश का नंबर भी आता है, और मंडारिन जो है वो सबसे नंबर 2 पे आती है, नंबर 3 पे स्पेनिश आती है, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है, संख्या हमारी आती है। हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इतने बड़े विश्व में चौथे स्थान पर हमारी भाषा है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी भाषा को तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से या व्यावसायिक रूप से समृद्ध करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ख़तरनाक बात है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब सभी के सभी चैनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो अंग्रेज़ी के चैनल हैं या अन्य भाषाओं के भी चैनल हैं, वो जब हिंदी में अपना कार्यक्रम देने पर मजबूर हैं, विवश हैं, उन पर किसी ने कोई अध्यादेश लागू नहीं किया, जब वो मजबूर है इस बात के लिए कि हमें हिंदी में भी अपने चैनल, ज्योग्राफी चैनल है, चाहे वो हिस्ट्री चैनल है, चाहे वो दूसरे चैनल हैं, CNN है, BBC है, सबको करने पड़े हैं, उसका कारण एक है कि उनको पता है कि जो उपभोक्ताओं का जो बाज़ार है, जो कंज्यूमर का जो बाज़ार है, वो हिंदी में सबसे ज़्यादा है, या हिंदी भाषा को बोलने और समझने वालों की तादाद उनमें सबसे ज़्यादा है। जब व्यवहारिक रूप से हिंदी को लागू करना, इसको स्वीकार करना, इसको एक राजभाषा का दर्जा देना, जब ये व्यवहारिक रूप से उचित है, तो ये जो ढील है ये शायद किसी संकल्प की मोहताज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिहार में मित्रों ये अगर लागू हो गई थी तो हो गई थी, और उसको लागू हुए भी आज 5 से 6 दशक हो चुके हैं। और राजस्थान में अगर आज आप किसी राजस्थान के व्यक्ति को पूछें, वहाँ के रहने वाले किसी ग्रामीण को, कि यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर कौन सा है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। लेकिन आप पूछेंगे अधिशासी अभियंता कौन सा है, तो अधिशासी वो सामने आपको बता देगा, क्योंकि उसकी ज़बान पर चढ़ गया है। इसलिए भाषा के बारे में एक डेफिनेशन जो है उसको याद रखिए कि भाषा कभी आसान या कठिन नहीं होती। भाषा परिचित या अपरिचित, 2 ही बातें इसमें होती है, तीसरी बात कोई नहीं होती। मित्रों, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले किसने अनुलोम विलोम का प्रयोग किया था? अब देहात का आदमी अनुलोम विलोम का मतलब जानता है, प्राणायाम का मतलब जानता है, पता ही नहीं था आम आदमी को। लेकिन जब से योग जो है लोकप्रिय हुआ, तो योग की भाषा जो है वो आम आदमी की भाषा बन गई। तो उसके बाद ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम और पता नहीं विलोम और कितने ही यज्ञ, कितने ही आसन जो हैं, जो संस्कृत में जिनके नाम हैं, सभी उनको याद हो गए हैं। इसलिए ये मानकर चलिए कि भाषा का कोई भी शब्द कठिन या आसान नहीं होता, सिर्फ परिचित या अपरिचित होता है। जिनसे हम परिचित हो गए वो आसान हो गया, जिनसे अपरिचित रह गए वो मुश्किल हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि किसी ने पूछा था, उस विद्वान की बात भी कर लेते हैं, किसी विद्वान पत्रकार से, कि ये हिंदी हम लागू क्यों नहीं कर सकते। उस विद्वान का एक ही उत्तर था कि जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ये घोषणा कर देंगे कि आज 15 अगस्त है और 16 अगस्त से इस देश में सारे कामकाज हिंदी में होंगे और अंग्रेज़ी को उसका उचित स्थान ज़रूर मिलेगा और अन्य किसी भारतीय भाषा की उपेक्षा नहीं होगी, लेकिन हिंदी राजभाषा के रूप में 16 अगस्त से प्रयोग में लाई जाएगी। जब यह घोषणा अधिकृत रूप से हो जाएगी तो देश में कोई बात ही नहीं होगी, संकट नहीं होगा, कोई संकल्प सारे के सारे पूरे होते हैं हमारे। पंजाब मित्रों पड़ोसी प्रदेश है, यहाँ जब तक स्थापना नहीं हुई तब तक अदालतों में भी उर्दू भाषा का प्रयोग होता था, फ़ारसी का प्रयोग होता था, पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, या फिर अंग्रेज़ी, 2 ही भाषाओं का, ना हिंदी ना पंजाबी। लेकिन जिस दिन यहाँ एक अल्पमत की सरकार बनी थी, लक्ष्मण सिंह गिल की सरकार, और उसने ये अगले दिन नए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आने वाले इस तारीख से सारे प्रदेश में 100% काम जो निचली अदालतें हैं उन सब में पंजाबी में होगा, तो पंजाबी में लागू हो गया। अब वहाँ पर प्रत्येक फ़ाइल पंजाबी में लागू होती है, प्रत्येक जो छोटे दफ्तर हैं, जो जहाँ दीवानी मामले डील किए जाते हैं, सभी पंजाबी में होते हैं, पंजाबी में हस्ताक्षर करने सब लोगों को आ गए हैं। तो ये संकट जो है सिर्फ संकल्प का है, बाकी कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर ऑक्सफोर्ड वाले अगर अपना शब्दकोश तैयार करते समय हर साल हमारे 26 शब्द या 25 शब्द नए ले लेते हैं हिंदी के, तो हमें क्या तकलीफ़ है? भाषा के द्वार खुले रहने चाहिए, अगर हमें कुछ शब्द लेने पड़े तो हमें ले लेने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपना नज़रिया जो है
वो साफ़ करना पड़ेगा, अपना चश्मा जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। हमें हमेशा धुंधल का दिखाई देता है जब हिंदी की बात होती है, और वैसे हम इस चश्मे से सारा का सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो मित्रों, ये संकल्प की बात है, और उम्मीद है कि आप सब लोग भी कहीं ना कहीं मन में इस बात का संकल्प ज़रूर लेंगे कि हमें अपनी दिशा और दशा पर विचार करते रहना चाहिए। धन्यवाद।